वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 2 मैथ्स पैडागोजी को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैथ्स पैडागोजी के एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 7 है, मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए कार्य करेगा। एक रिवीजन क्लास रहेगी, तो टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। बस आपको टेलीग्राम पर फॉलो करना है, वहाँ आपको नोटिफिकेशन और वेरियस PDF लिंक्स मिलेंगे जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके की सेशन ज्वाइन करने के लिए और वेरियस अदर अपडेट्स के लिए जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ अ बोर्ड राइटिंग? बोर्ड लेखन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट बोर्ड अवेलेबल दीज डेज लाइक चॉक बोर्ड्स, वाइट बोर्ड्स, ड्राई इरेज बोर्ड एटसेट्रा। ऑप्शन बी बोलता है टू शो वेरियस चार्ट, टेबल्स, डायग्राम, मैथमेटिकल नोटेशंस एंड सिंबल। सी कहता है टू ऑर्गेनाइज and to make record of all the mathematical and logical thinking derived from student in the form of solution to the problem. D कहता है to increase the note taking skills। तो बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम। मैथ्स पैडागोजी का ये सेक्शन रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से करें क्योंकि ये आप लोगों के लिए स्कोर करने के लिए मैथ्स में पैडागोजी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस सेशन को कंप्लीट ज्वाइन कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। मोटिवेशन मिलता है, जिससे इसी तरीके के और भी सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट करेंगे। तो फटाफट से आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जो बोर्ड राइटिंग होती है उसका एक मेन एम क्या होगा? तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। टू ऑर्गेनाइज एंड टू मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग ड्राइव फ्रॉम स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। क्या मतलब है कि जो बोर्ड राइटिंग होती है उसका पर्पस होता है कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एक क्रियान्वित रूप में लिखना, ठीक है, एक सीरियल ऑर्डर में लिखना और रिकॉर्ड बना के रखना। जितने भी मैथमेटिकल थिंकिंग होती हैं, जो भी कलेक्टिवली यानी कि जो स्टूडेंट्स से जो भी हमारे पास व्यूज़ आते हैं उनको एक रिकॉर्ड बना के रखना। ठीक है, जैसे चॉक बोर्ड हो गया और ड्राई इरेज बोर्ड हो गया, तो ये मैथमेटिकल फिगर समझाने में भी हेल्प करते हैं। इन बोर्ड्स पर आप मैथमेटिकल फिगर फॉर्मूलेस को और एक्सप्रेशंस को, जो हम इक्वेशंस लिखते हैं, उसके थ्रू भी आप चॉक बोर्ड और बोर्ड राइटिंग पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। प्रोफेसर BS ब्लूम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोफेसर BS ब्लूम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मॉडल्स या टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी कि शिक्षण रणनीतियां। बताए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स पैडागोजी के लिए। चैट में आप लोग आंसर करते रहिए, साथ साथ मैं आपको असिस्ट करता रहूंगा कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है हम लोगों की। तो यहाँ से एक जिसको कुछ भी नहीं पता तो वो भी एक अपना अच्छा स्कोर कर सकता है अगर इन क्वेश्चंस को देखेगा समझेगा तो प्रोफेसर BS ब्लूम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित हैं BS ब्लूम। ध्यान रखना, बेंजामिन S ब्लूम, BS का मतलब है बेंजामिन, इनकी फुल फॉर्म बेंजामिन के नाम से जाने जाते हैं, ये बेंजामिन S ब्लूम्स। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? टैक्सोनॉमी यानी कि उद्देश्यों का, जो इन्होंने कुछ उद्देश्य दिए हैं उनका वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की है अपनी ब्लूम्स थ्योरी को, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये आप सभी को पता है और पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो। जिसमें 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है इसमें, ठीक है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है, दूसरा अफेक्टिव है और तीसरा है साइकोमोटर। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अफेक्टिव जो हमें अफेक्ट करता है, साइकोमोटर। तो ये हमारे पास क्या है? 3 इनके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। और कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है? स्ट्रेस, जो तनाव होता है, स्ट्रेस दैट पीपल शुड एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। ठीक है, यानी कि किस पे बल देता है? ये बल देता है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने पर, ग्रहण करने पर। तो ये टैक्सोनॉमी ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य है, कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और अफेक्टिव डोमेन किस चीज़ से कंसर्न करता है भाई? कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं किसी भी टॉपिक में, आप कितने इंटरेस्टेड हैं, कितना आपको इफेक्ट कर रहा है, आप पर कितना प्रभाव छोड़ रहा है वो टॉपिक। चाहे वो मैथमेटिक्स का अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें इंटरेस्ट कितना दिखा रहे हैं, तो वो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, और लास्ट आता है आपका साइकोमोटर डोमेन। तो ये क्या इंक्लूड करता है? ये मैनिपुलेशन इंक्लूड करता है और मोटर स्किल्स एरिया यानी कि जितने आपके स्किल्स एरिया हैं उन पर वर्क करता है साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्सोनॉमी के 3, तो आप इनको ध्यान भी रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने दिया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य गणित से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मॉरल वैल्यूज, बी सोशल वैल्यूज, सी कल्चरल वैल्यूज या डी ऑल दी अबव।
बताए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर की मूल्य जो होते हैं गणित के वैल्यूज के लिए कौन सा इनमें से करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर है भाई जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स। मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए, नैतिक मूल्य भी, सामाजिक भी, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक मूल्य भी होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो हेल्पफुल है, यानी कि मदद करता है किसी भी बच्चे के कैरेक्टर को इम्प्रूव करने में, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में। तो कैरेक्टर और पर्सनालिटी का जो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आपके पास सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज भी होनी चाहिए, नैतिक मूल्य भी होने चाहिए और कल्चरल मूल्य भी होने चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमने चूज किया है, डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं भाई, विच इज द टीचर सेंट्रेड मेथड, शिक्षक केंद्रित विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए कहता है लेक्चर मेथड, बी बोलता है सोर्स मेथड, सी बोलता है प्रोजेक्ट मेथड, या डी बोलता है क्वेश्चन आंसर मेथड। बताए भाई इनकी टीचर ओरिएंटेड जो विधि होती है वो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो टीचर ओरिएंटेड पर डिपेंड करता है। इजीली आंसर कर सकते हैं आप लोग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ ने प्रपोज क्या किया है। एनसीएफ हुआ आपका, ये बोलते हैं भाई टीचर ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए क्लास, कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, छात्र केंद्रित पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित पढ़ाई होनी चाहिए। तो जो मेथड है वो कहलाता है हमारा लेक्चर विधि, यानी कि जो व्याख्यान विधि होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, कि इसमें टीचर ही सब करता धरता होता है, कि पूरी क्लास को हैंडल करने वाला कौन होता है? टीचर होता है। जैसे ही टीचर बोलेगा, अपना लेक्चर देना स्टार्ट करेगा, तो बच्चे उस लेक्चर को सुनना शुरू करेंगे, लिसन करना शुरू करेंगे, और केवल टीचर ही इसमें एक्टिव रोल प्ले करेगा, स्टूडेंट केवल लिसनर यानी कि पैसिव आप बोल सकते हैं रोल प्ले करते हैं, और न्यूट्रल रहते हैं कि बस एब्जॉर्ब वन वे, इसको हम बोलते हैं वन वे टीचिंग भी इसको हम बोला जाता है। तो ये क्या कहलाता है? टीचर सेंटर्ड मेथड। इसलिए हमें भी कभी भी वन वे टीचिंग नहीं रखनी है, हमें क्या रखनी है? बोथ वेज टीचिंग रखनी है, और स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट पर फोकस रहना, स्टूडेंट से क्वेश्चंस लेने हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डील करना, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें अपनी मेथड्स को मैनिपुलेट करना है और चेंज करना है। तो इसलिए जो ये टीचर सेंटर्ड विधि है, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने दिया बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज इन विच डैश, उपचारात्मक शिक्षण के संस्थान में अनौपचारिक शिक्षण है जिसमें, ऑप्शन नंबर ए पीपल्स हैव टू वर्क एट देयर ओन फॉर रिमूविंग देयर डिफिकल्टीज, बी द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर डिवाइडेड इन सम होमोजेनियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिकल डिफिशियंसीज, सी कहता है एक्टिविटीज आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, पार्टिसिपेशन इन साइंस क्लब, और डी ऑप्शन बोलता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो होता है इनफॉर्मल, ठीक है, अनौपचारिक शिक्षण क्या है ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा कि इनफॉर्मल टीचिंग में जो रेमेडियल टीचिंग है वो क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है भाई जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी दिया है, एक्टिविटीज आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, पार्टिसिपेटिंग इन साइंस क्लब एक्टिविटीज, कार्यकलाप यात्राओं, विज्ञान क्लब यात्राओं में भाग लेने के रूप में जुड़ी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड जो आंसर दिया है, कि जो इनफॉर्मल साइंस एजुकेशन होती है और जो टीचिंग होती है तो वो सुटेबल करती है, कि जो प्लानिंग होती है आपको प्लान करना होगा साइंस टीचिंग के लिए, और उसको फिर क्या फॉर्मल साइंस एजुकेशन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो रेमेडियल एजुकेशन जो होती है वो नियर बाय स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कनेक्ट की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, पार्टिसिपेट करना, साइंस क्लब एक्टिविटीज़ देना। तो ये एक रेमेडियल यानी कि आप बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं दूसरे अल्टरनेट मेथड के माध्यम से, और कैसा इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? फॉर्मल तो हो गई आपकी स्कूल्स में दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं, और इनफॉर्मल क्या होगी? आउट ऑफ द स्कूल। तो आउट ऑफ द स्कूल जो आप जैसे फील्ड ट्रिप्स पे ले जा रहे हैं तो वहाँ भी बच्चे को आप ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन एक इनफॉर्मल मेथड से। तो ये साइंस क्लब एक्टिविटीज में बच्चे को इन्वॉल्व करें, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू ड्रॉ many 3x3 triangles and shade half of each in as many different way they think which type of the task is assigned to the teacher। एक शिक्षक प्रत्येक छात्र को उनकी सोच के अनुसार अलग तरीके से 3x3 के त्रिकोण बनाने और प्रत्येक को आधा छायांकित करने के लिए कहता है। छात्र को किस प्रकार का कार्य दिया गया है ये आपको बताना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए बोलता है रिटन प्रॉब्लम है ये, बी बोलता है परफॉर्मेंस टास्क है, सी बोलता है ग्रुप टास्क है, या डी बोलता है ओरल क्वेश्चनिंग है यानी कि मौखिक पूछताछ है। बताएं भाई, अपने संज्ञान का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैथमेटिक्स के टीचर ने एक प्रॉब्लम दी है बच्चों को, 3x3 का एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और उस ट्राइंगल को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इतने ड्रॉ हो जाएंगे उनको हाफ शेड
कर देना है, हाफ उनको कलर कर देना है। ठीक है, तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम है ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है भाई। तो राइट आंसर है जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, परफॉर्मेंस टास्क, यानी कि बच्चे को करके दिखाना, प्रदर्शन करना है कि वो कितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाया है, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस को एसेस भी किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, जो वो प्रदर्शन करके दिखाएगा अपने क्वेश्चन में और क्वेश्चन के आंसर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 लेते हैं। एक class 4th mathematics test has a question, convert the fraction into decimal. The question aim to test the student. कक्षा 4 के गणित की परीक्षा में एक प्रश्न दिया गया है जिसमें एक भिन्न दी गई है 5/6, ठीक है, को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। इस प्रश्न के द्वारा विद्यार्थी की जानकारी का पता लगाना है। भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम विद्यार्थी किस जानकारी या किस नॉलेज का पता लगाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नॉलेज ऑफ डेसिमल फैक्ट्स, कि बच्चे को डेसिमल फैक्ट्स के बारे में पता है, यानी कि दशमलव के तथ्यों के बारे में जानकारी है। बी, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सी, प्रोसीजर स्किल ऑफ कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डी, स्किल ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय ड्राइंग पेपर ग्रेड ऑफ 10/10। आंसर कीजिए भाई कि इस मेथड के यानी कि 5/6 के फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम किस चीज़ का पता लगाना चाह रहे हैं एज ए टीचर। आंसर कीजिए भाई। तो राइट आंसर है भाई, देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने भी बी दिया है। इस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव के तथ्यों की जानकारी देना चाह रहे हैं बच्चे को। हम बोल रहे हैं उसके 5/6 को कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हम बच्चा नहीं कर पाएगा तो हम उसको समझाएंगे, और हो सकता है कि हमने उसको पहले ही समझा दिया हो और उसके बाद हम उसको ये फ्रैक्शन दे रहे हैं। ठीक है, एक टेस्ट दिया गया है भाई, टेस्ट दिया गया है तो सीधा सी बात है कि बच्चे को आप ये टॉपिक समझा चुके हैं, तभी आपने उसका आकलन करने के लिए, कि बच्चे को समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाए कि क्या भिन्न होती है और क्या दशमलव अंक होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इज अबाउट। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए, गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली। बी कहता है लर्निंग लॉट्स ऑफ न्यू फॉर्मूलेज एंड एल्गोरिदम। सी बोलता है रिमेंबरिंग सॉल्यूशन ऑफ methods of various types of mathematical problems। डी कहता है लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ओनली। आंसर करें फटाफट से चैट में। सभी लोग बढ़िया आंसर कर रहे हैं भाई। इसी तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखिएगा और उस सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन क्लास को और धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। बताएं भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई। देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपर प्राइमरी लेवल यानी कि जूनियर लेवल की बात की जा रही है, जिसके लिए हम मेन फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सेशन हमारा उसी पे बेस्ड है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, की गणितीय अवधारणाओं को समझने में वृद्धि करना और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं में तर्कसंगत रूप से हल करना, यानी कि उनके एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी प्रॉब्लम है उनको लॉजिकली सॉल्व करना। ये क्या मेन एम है मैथमेटिक्स का, कि भाई मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली हम सॉल्व कर सकें अपने, चाहे वो प्रैक्टिकल रिलेटेड हो चाहे हमारी लाइफ रिलेटेड हो, इसलिए हम मैथमेटिक्स जो है इंक्लूड किया जाता है हमारी लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टीचर introduce multiplication in her class as repeated addition and then by grouping of same number of objects taken multiple times. She introduced the x symbol and further conducted a small activity of finding product using crisscross lines or matchstick. Here the teacher is। भाई ये इंग्लिश में दिया गया, इसको हिंदी कन्वर्ट नहीं किया, रीजन भाई स्लाइड में पूरा नहीं आता है क्वेश्चन, फिर पढ़ने में परेशानी होती है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग। बी कहता है डेवलपिंग ए लेसन एंड टेकिंग स्टूडेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract concept, catering to learners with different learning style. D, providing remedial strategies for low achievers in the mathematics। तो बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। फटाफट से बता दें कि भाई मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा है टीचर और उसने एक्स सिंबल का यूज़ किया है वेरियस टाइम, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है भाई, जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दे रहे हैं जो लोग बिल्कुल सही है, डेवलपिंग ए लेसन एंड टेकिंग स्टूडेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू abstract, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है इस प्रतिक्रिया के द्वारा या इस मेथड के द्वारा। तो क्या कर रहा है टीचर, इंट्रोड्यूस किया है टीचर ने मल्टीप्लिकेशन क्लास में, ठीक है, उसको रिपीटेड एडिशन दिया है और उस पर फिर क्या किया है, ग्रुप ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उसके बाद उसने मल्टीप्लाई को समझाया है। तो कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जा रहा है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जा रहा है, दिखा रहा है पहले और फिर उसके बाद समझा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 देखते हैं। टीचर आस्क शैलजा of class 5th about the perimeter of a
figure, she also asked Shelja to explain the solution in the word. Shelja was able to solve the problem correctly but was not able to explain. This reflect the Shelja. भाई एक Shelja एक लड़की है क्लास 5th की, उसको परिमाप के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, लेकिन वो अपने आप तो अच्छे से समझ जाती है। जब उससे बोला जाता है कि आपको क्लास में उसका व्याख्यान करना है, समझाना है, तो वो सक्षम नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश, इस चीज़ से क्या चीज़ निकल के आती है, ये आपको बताना है। ए पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट of perimeter but good verbal abilities, lower language proficiency and lower mathematical proficiency. C, lower language proficiency and higher order mathematical proficiency, poor confidence level and poor mathematical स्किल्स। भाई आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, लेकिन आप अपने सामने वाले को या अपने पीयर स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स लोगों को वो चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या निकल के आता है ये आपको बताना है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो देखिए ये जो क्वालिटी हो सकती है वो हो सकती है ऑप्शन नंबर सी, तो यानी कि लोअर लैंग्वेज प्रोफेंसी, यानी कि आपका जो भाषा का स्तर है वो निम्न हो सकता है, और मैथमेटिकल समझने की जो एबिलिटी है और प्रोफेंसी है, निपुणता है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी कि हायर ऑर्डर की आपकी समझने की मैथमेटिक्स की स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन लोअर लेवल की लैंग्वेज प्रोफेंसी हो सकती है। भाई ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर लेते हैं, लेकिन वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज प्रोफेंसी होती है वो बहुत डाउन होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के पैडागोजी के क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे हैं, आई होप समझ में आए होंगे सभी को। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें भाई, शिक्षा फॉर नौकरी को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे भी बढ़ सकें और आपके लिए कुछ और बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। दिस वाज अभिषेक त्यागी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।